मिस्र के गर्म सहरा में सूरज डूबने ही वाला था। अफक पर रेत सोने की तरह चमक रही थी और नील के किनारे हल्की सी हवा चल रही थी। वह जमाना जब न मशीनें थीं, न क्रेन, न सीमेंट, न आधुनिक औजार, मगर इंसानों ने इतना बड़ा ख्वाब देख लिया था कि आज भी दुनिया हैरान है। यही वह वक्त था जब फिरौन ने एक ऐसा हुक्म दिया जिसने तारीख बदल दी। मेरे बाद भी मेरा नाम रहे, आसमान की बुलंदियों तक। मेरे लिए ऐसा घर बनाओ जो वक्त को भी चैलेंज करे। यूं अहराम ए मिस्र की कहानी शुरू होती है। रात का वक्त है। फिरौन खुफू अपने दरबार में बैठा है। उसके सामने मुअम्मार, मंजजिम, कारीगर और मुशीर सब जमा हैं। दीवारों पर मशालें जल रही हैं, साए कांप रहे हैं और हवा में एक अजीब सा रौब है। फिरौन आहिस्ता लेकिन मजबूत आवाज में कहता है, मैं चाहता हूं कि मेरा मकबरा ऐसा हो जो आसमान को चूमे, जिसे देखकर आने वाली कौमें हैरान रह जाएं और कहें, इंसान ने ये कैसे बनाया। दरबार में खामोशी छा जाती है। फिर एक बूढ़ा मुअम्मार आगे बढ़ता है। उसकी दाढ़ी में सफेदी, आंखों में तजुर्बा और जहन में सदियों का फन छुपा हुआ है। ए अजीम फिरौन, वह कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम अब्द तक रहे तो हमें पत्थर भी गैर मामूली इस्तेमाल करने होंगे, जाविये भी गैर मामूली रखने होंगे और नज्म भी गैर मामूली कायम करना होगा। ये सिर्फ एक इमारत नहीं होगी, ये तुम्हारी रूह का सफर होगा। फिरौन की आंखों में एक चमक आती है और उसी लम्हे मिस्र की रेत पर एक ऐसा मंसूबा शुरू हो जाता है जो आने वाले हजारों साल तक इंसानों को हैरान रखता है। सबसे पहले जमीन का इंतखाब होता है, सहरा के एक ऊंचे और महफूज टुकड़े पर, जहां नील का पानी निस्बतन करीब हो मगर सैलाब से महफूज रहे। रात के वक्त मंजजिम, एस्ट्रोलॉजर्स और मुअम्मार आसमान की तरफ देखते हैं। वह सितारों की सैद को नोट करते हैं, खास तौर पर ओरायन बेल्ट के 3 सितारों को। उन्हें यकीन है कि आसमान और जमीन में एक राब्त होना चाहिए। चनांचे वह अहराम का रुख चारों समतों, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के साथ लगभग कामिल सैद में रखते हैं। ये ऐसा काम था जो आज भी साइंसदानों को हैरान करता है कि बिना कंपास, जीपीएस और आधुनिक टेक्नोलॉजी के उन्होंने इतनी दुरुस्त सिमत कैसे पकड़ी। जमीन को हमवार करने का मरहला आता है। हजारों मजदूर रेत हटाकर नीचे की सख्त चट्टान तक पहुंचते हैं। पानी से लेवल चेक किया जाता है। कुछ जगहों पर छोटी नहरें बनाकर देखा जाता है कि पानी कहाँ रुक रहा है, कहाँ बह रहा है। जहाँ पानी रुक जाए वहाँ जमीन नीची है, जहाँ बह जाए वहाँ ऊंची। इस तरह वह पूरे बड़े रकबे को लगभग बराबर कर देते हैं ताकि बुनियादों में कोई टेढ़ न रहे। अब पत्थरों की जरूरत है। बड़े बड़े चूने के पत्थर, लाइमस्टोन, जो अहराम का जिस्म बनेंगे, और अंदरूनी कमरों और खास हिस्सों के लिए लाल ग्रेनाइट, जो दक्षिण में अस्वान के इलाके से लाया जाता है। तसव्वुर करो, नील के किनारे बड़े बड़े पत्थर तराशे जा रहे हैं। कारीगर मजबूत हथौड़े, पत्थर के औजार और तांबे के छेनी नुमा आलात इस्तेमाल करके बड़े बड़े ब्लॉक तराशते। फिर इन भारी पत्थरों को मोटी लकड़ी की स्लाइड नुमा तख्ती पर रखकर मजदूर रस्सियों की मदद से खींचते। नीचे गीली मिट्टी या पानी डाला जाता ताकि रगड़ कम हो जाए और वह स्लाइड आसानी से सरकती जाए। आज भी ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिनमें मजदूर खींच रहे हैं और एक शख्स आगे से पानी बहा रहा है ताकि खींचने में आसानी हो। फिर नील का दरिया उनका खामोश मददगार बनता। जब सैलाब का मौसम आता, पानी फैलकर तामीराती मकाम के करीब तक आ जाता। ये वह वक्त होता जब बड़े बड़े पत्थर दरिया की चौड़ी कश्तियों पर लादकर ऊपर की तरफ लाए जाते। यूं लगता जैसे पूरा नील दरिया इस अजीम इमारत की तामीर में मजदूर बनकर शामिल हो गया हो। इधर सहरा में एक अलग दुनिया आबाद थी, मजदूरों का शहर। आम ख्याल ये है कि अहराम गुलामों ने बनाए, मगर हकीकत में ज्यादातर मजदूर आजाद मिस्री थे। वह किसान जो सैलाबी महीनों में खेती नहीं कर सकते थे, रियासत के लिए काम करते। उन्हें खुराक, रिहाइश, बीवी बच्चों के लिए राशन और कुछ मुआवजा भी मिलता। काम मुश्किल था, थका देने वाला था, मगर साथ इज्जत भी थी कि वह फिरौन के अब्दी घर के मुअम्मार हैं। सूरज निकलने से पहले ही सिंह बजते, ढोल की हल्की थाप सहरा में गूंजती और हजारों मजदूर कतारों में निकल खड़े होते। कोई पत्थर तराशता, कोई पानी भरता, कोई लकड़ी के रोलर बनाता, कोई हिसाब किताब देखता, जाविये नापता, कोई अनाज पकाता, रोटियां बनाता, गोश्त भूनता, बियर तैयार करता। ये सिर्फ तामीराती जगह। एक सुबह एक नौजवान मजदूर हामून पहली बार इस मंसूबे पर आया। वह अधूरे अहराम को देखकर हैरान रह गया। नीचे से ऊपर तक कतार में मजदूर पत्थरों को खींच रहे थे। उसे लगा शायद कोई जादू है, मगर जब करीब गया तो राज मालूम हुआ। अहराम के एक तरफ मिट्टी, पत्थर और बजरी से बना हुआ एक लंबा चौड़ा ढलवां रास्ता खड़ा था। इसी ढलवां रास्ते पर पत्थर रखे जाते और दर्जनों मजदूर रस्सियों से पकड़कर हू हू के नारे लगाते हुए उन्हें ऊपर खींचते। पीछे से कुछ लोग रेत हटाते, रास्ता हमवार करते, कहीं पानी या तेल जैसी कोई चीज लगा देते ताकि लकड़ी की तख्ती आसानी से सरक जाए। जब पत्थर अपने मुकर्रर मकाम तक पहुंच जाता तो माहिर मुअम्मार उसकी दुरुस्त पोजीशन मिलीमीटर के हिसाब से ठीक करते। दाएं बाएं ऊपर नीचे लकड़ी की कीलें लगाकर, रेत भरकर और हथौड़े की हल्की हल्की झरबों से इसे इस तरह बैठाते
कि आज भी हजारों साल बाद इनके बीच धार वाला ब्लेड फंसना मुश्किल हो जाता है। हामून ने देखा कि हर संग तराशी से पहले एक शख्स बारीक धागा तानता, झाविया चेक करता, फिर आसमान की तरफ देखता। एक रात उसने हैरत से अपने दोस्त से पूछा, हम आसमान की तरफ क्यों देखते हैं? दोस्त मुस्कुराकर बोला, क्योंकि हमारा अहराम सिर्फ जमीन पर खड़ा नहीं होगा, ये सितारों से बंधा होगा। फिरौन की रूह आसमान तक सफर करेगी। अगर झाविया गलत हो गया तो रास्ता भी बिगड़ जाएगा। यूं हर पत्थर रखना महज मजदूरी न थी, एक अकीदा था, एक यकीन, एक इबादत। वक्त गुजरता गया, बुनियादें मुकम्मल हुई, फिर पहला हिस्सा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर हिस्सा पिछले से थोड़ा छोटा और यूं अहराम की शक्ल बनती गई। तकरीबन 20 बरस में लाखों पत्थर अपनी अपनी जगह पहुंचे। अंदाजा है कि रोजाना 800 से 1000 पत्थर तक लगाए जाते थे, यानी हर चंद मिनट बाद एक नया ब्लॉक अपनी जगह फिट हो रहा होता। सोचो कितनी नज्म और जब्त, कितनी मंसूबाबंदी और कितनी मेहनत चाहिए। साथ साथ अंदरूनी रास्तों और कमरों का जाल भी बनता रहा। अहराम के दिल में तंग गजरगाहें, चढ़ाइयां, उतराइयां, छिपे हुए कमरे और खास बादशाह का कमरा तैयार हो रहा था। इसके लिए असवान के इलाके से लाया गया लाल ग्रेनाइट इस्तेमाल होता था, जो कई कई टन वजनी होता। इन पत्थरों को खास तरीकों से ऊपर पहुंचाया जाता, फिर कमरों की छत और दीवारों में इंतहाई महारत से फिट किया जाता। छत के ऊपर बोझ तकसीम करने के लिए हिफाजती चेंबर बनाए जाते। इसी दौरान एक और राज भी पोशीदा था, वह बारीक रास्ते जिन्हें आज हम छिपे हुए सुराख या हवा की आमद और रफ्त वाले रास्ते समझते हैं, मगर उस वक्त मिस्री उन्हें रूह के सफर के रास्ते कहते थे। कुछ रास्ते उत्तर के सितारों की सैद में थे, कुछ मशहूर सितारों के झुरमट के साथ। यूं यह इमारत सिर्फ कब्र नहीं थी, एक आसमानी नक्शा भी थी। फिर ऊपर की सतह की बारी आई। बुनियाद मुकम्मल होने के बाद इसके ऊपर चमकदार सफेद पत्थर लगाए गए। ये इतने हमवार और चमकदार थे कि दोपहर की धूप में अहराम बर्फ की चोटी की तरह चमकता। चांदनी में यह चांद का टुकड़ा महसूस होता। एक रात हामून चांद की रोशनी में अहराम के करीब खड़ा उसे देखते हुए सोच रहा था, क्या आने वाले लोग यकीन करेंगे कि हमने यह सब हाथों से बनाया है, या वह कहेंगे यह काम जिन्नात या किसी मावराई ताकत ने किया है? उसके पास खड़े एक बूढ़े कारीगर ने कहा, जब इंसान खुद को कमजोर समझ लेता है तो हर बड़े कारनामे को जिन्हों और गैर मरई ताकतों के खाते में डाल देता है। फिर वह दिन भी आया जब सबसे ऊपर वाला पत्थर, आखिरी ताजनुमा पत्थर लगाया गया। कुछ रिवायतों के मुताबिक वह सुनहरी चमक वाला था।